आज हम जिस फिल्म की कहानी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों लड़कियों की कहानी है जिन्हें लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम कंट्रीज में भेजा जाता है और वहां उनके साथ जो किया जाता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। केरल में हुई घटनाओं पर आधारित एक विवादित और चर्चित फिल्म बन गई है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। लेकिन हमें ये फिल्म रिलीजन के परसेप्शन से नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। द केरला स्टोरी फिल्म हमें 4 कॉलेज छात्रा की जिंदगी के उस सफर पे ले जाती है जहां दोस्ती, भरोसा और प्यार के नाम पर लिए गए फैसले उनकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो मूवी की शुरुआत केरल में रहने वाली शालिनी नाम की एक सीधी सादी लड़की से होती है जो अपनी माँ और दादी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। शालिनी का सपना है कि वो पढ़ लिखकर नर्स बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसी सपने को लेकर वो नर्सिंग की पढ़ाई करने बड़े शहर पहुंच जाती है और हॉस्टल में रहने लगती है। वहां उसके कमरे में 3 और लड़कियां रहती हैं, गीतांजलि, नेमा और आसिफा। अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद चारों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो जाती है। दिन गुजरते हैं और ये चारों हर वक्त साथ रहने लगती हैं। लेकिन शालिनी और उसकी बाकी सहेलियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सबसे करीबी दोस्त ही आगे चलकर उनकी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली है। एक दिन कॉलेज में क्लास चल रही होती है, तभी खिड़की के बाहर खड़ा एक आदमी चोरी छिपे उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। उधर दूसरी तरफ आसिफा कुछ लोगों से फोन पर बात कर रही होती है। ये लोग कोई आम लोग नहीं, बल्कि एक ऐसे गिरोह का हिस्सा होते हैं जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता है, जिसके बाद उन्हें मुस्लिम कंट्रीज भेजा जाता है। एक दिन आसिफा अपनी दोस्तों को होटल में खाना खिलाने ले जाती है। जैसे ही सब खाने बैठते हैं, आसिफा और नेमा पहले दुआ पढ़ने लगती हैं। शालिनी को ये थोड़ा अलग लगता है तो वो पूछ बैठती है कि तुम लोग क्या कर रही हो। आसिफा मुस्कुराकर जवाब देती है कि हम खाना खाने से पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। देखने में ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन असल में यहीं से उनके दिमाग में धीरे धीरे असर डालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आसिफा अक्सर ऐसी बातें करने लगती है जिनमें बाकी धर्मों को गलत साबित करने की कोशिश होती है। वो बहुत प्यार से, बहुत आराम से अपनी बातें रखती है ताकि किसी को शक भी ना हो, और क्योंकि ये बातें कोई दोस्त कह रही थी इसलिए का असर भी होने लगा। धीरे धीरे वो लड़कियों का भरोसा पूरी तरह जीत लेती है। फिर एक दिन वो सबको अपने घर चलने का न्योता देती है, लेकिन वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक ऐसा ठिकाना था जहां लोगों को खास तरीके से प्रभावित किया जाता था। वहां आसिफा उनकी मुलाकात रमीज और अब्दुल से करवाती है, जिन्हें वो अपना भाई बताती है। लेकिन असलियत में ये सब पहले से तैयार किया गया एक जाल था। धीरे धीरे उन लड़कों की दोस्ती भी शालिनी और उसकी सहेलियों से करवा दी जाती है। वहां मौजूद हर इंसान ऐसे व्यवहार करता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। हंसी मजाक, अपनापन और प्यार दिखाकर लड़कियों का भरोसा जीता जाता है। वक्त के साथ शालिनी और उसकी सहेलियां इन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छे दोस्त मिले हैं, जबकि सच ये था कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक गहरे जाल में फंसती जा रही थी। फिर कहानी अचानक कई साल आगे पहुंच जाती है। अब शालिनी पहले वाली शालिनी नहीं रही। उसका नाम बदल चुका है, उसकी पहचान बदल चुकी है और अब वो फातिमा कहलाती है। उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन रमीज से नहीं बल्कि इरशाद नाम के एक आदमी से, जो उसी कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ है। इस समय दोनों अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहां से सीरिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान पहुंचते ही फातिमा की दुनिया हिल जाती है। उसकी आंखों के सामने इंसानों के कटे हुए सिर पड़े होते हैं। इतना भयानक नजारा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टी तक आ जाती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। वहीं उसका पति इरशाद हथियार चलाने और लड़ाकू ट्रेनिंग लेने में लगा हुआ है। फातिमा जिस जगह पहुंच चुकी थी वहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। खासकर महिलाओं की हालत बेहद दर्दनाक थी। उन्हें हर वक्त निगरानी में रखा जाता, उनकी आजादी छीन ली जाती और छोटी सी गलती पर भी भयानक सजा दी जाती। वहां का माहौल देखकर साफ समझ आ जाता है कि वो एक ऐसे नरक में पहुंच चुकी है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। और यकीन मानो, कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। इसके बाद फिल्म फिर से फ्लैशबैक में लौटती है। शालिनी बताती है कि उस समय आसिफा पर ऊपर से काफी दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि इतने समय बाद भी तीनों लड़कियां पूरी तरह उनके प्रभाव में नहीं आई थी। इसलिए आसिफा एक नया षड्यंत्र रचती है। एक दिन शालिनी, गीतांजलि और नेमा मॉल घूमने जाती हैं। वहां कुछ लड़के लगातार उनका पीछा करने लगते हैं। शुरुआत में वे सिर्फ परेशान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी हरकतें और गंदी होती जाती हैं। फिर अचानक सबके सामने वे सारी हदें पार कर देते हैं और लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हुए उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं। सबसे दुख की बात यह थी कि आसपास खड़े लोग सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। बाद में पता चलता है कि यह पूरा मामला पहले से सेट किया गया था और उन लड़कों को भेजने के पीछे भी आसिफा का ही हाथ था। किसी तरह खुद को बचाते हुए तीनों लड़कियां हॉस्टल वापस पहुंचती हैं। जो अपमान, डर और बेबसी उन्होंने झेली थी, उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था और उन्हें लग रहा था कि इस दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं है। और बस इसी कमजोर मौके का इंतजार आसिफा काफी समय से कर रही थी। अब वो अपनी अगली चाल चलने वाली थी। अब आसिफा उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक नया खेल खेलती है। वो बड़े आराम से कहती है, सोचो तुम्हारे साथ ये सब हुआ ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने हिजाब नहीं पहना था। कभी सुना है किसी हिजाब पहनने वाली लड़की के साथ बाजार में ऐसी हरकत हुई हो? उस वक्त तीनों लड़कियां
पहले ही डर और बेइज्जती से टूट चुकी थीं। इसलिए आसिफा की बातें उन्हें सच लगने लगती हैं। धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि हिजाब पहनने से वे सुरक्षित रहेंगी। इसी सोच के साथ वे हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुरक्षा के नाम पर वे एक ऐसे जाल में और गहराई तक उतर रही हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि आसिफा जो भी कहती वे बिना ज्यादा सोचे उस पर यकीन कर लेती। उधर गीतांजलि और अब्दुल भी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लड़कियों के दिमाग में इतनी बातें भर दी गई थी कि अब उन्हें हर सलाह सही लगती थी। कुछ समय बाद जब शालिनी और गीतांजलि अपने घर लौटती हैं तो उन्हें हिजाब में देखकर उनके परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। लेकिन हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों अपने घर वालों को भी समझाने लगती हैं कि उन्हें अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लेना चाहिए। ये बातें सुनकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटियों को आखिर हो क्या गया है। कुछ दिन बाद शालिनी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर वो खुश भी होती है लेकिन अंदर से डरी हुई भी थी। इसलिए वो तुरंत रमीज को बताती है। लेकिन रमीज का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो शादी करने से साफ इनकार कर देता है। वजह पूछने पर वो कहता है कि दोनों के धर्म अलग हैं। प्यार में अंधी हो चुकी शालिनी उससे पूछती है, अगर मैं अपना धर्म बदल लूं तब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रमीज बिना एक पल गवाए हाँ कर देता है। समाज का डर, बदनामी का डर और अपने होने वाले बच्चे की चिंता में फंसी शालिनी आखिरकार अपना धर्म बदल लेती है। उसे देखकर गीतांजलि भी वही रास्ता चुन लेती है। लेकिन धर्म बदलने के बाद उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होती बल्कि और बुरी हो जाती है। जैसे ही रमीज का मकसद पूरा होता है वो शालिनी को उसके हाल पर छोड़कर गायब हो जाता है। टूट चुकी शालिनी को आसिफा एक मौलाना के पास लेकर जाती है। वहां मौलाना उससे झूठ बोलता है कि रमीज अपनी मां के साथ दूसरे देश चला गया है, जबकि सच्चाई ये थी कि रमीज कहीं नहीं गया था। वो वहीं मौजूद था और दूर बैठकर पूरा तमाशा देख रहा था। अब शालिनी की हालत ऐसी थी कि वो न घर जा सकती थी और न ही किसी से मदद मांग सकती थी। मौलाना उसे समझाता है कि शादी से पहले मां बनना बहुत बड़ा गुनाह है और बच्चे को गिराना उससे भी बड़ा पाप। फिर वो उसे इरशाद नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। वो कहता है कि इरशाद उससे शादी कर लेगा और बच्चे को भी अपना नाम देगा, लेकिन इसके बदले उसे एक शर्त माननी होगी। उसे सीरिया जाकर अल्लाह के सामने सिर झुकाना होगा। मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी शालिनी के पास अब सोचने समझने की ताकत भी नहीं बची थी। इसलिए वो उनकी हर बात मान लेती है और इरशाद से शादी कर लेती है। इधर काफी समय से शालिनी घर नहीं पहुंची थी, इसलिए उसकी मां परेशान होकर उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी की शादी हो चुकी थी और वे लोग उसकी मां को उससे मिलने तक नहीं देते। जल्दबाजी में शालिनी को वहां से निकाल लिया जाता है। उसे बताया जाता है कि वे लोग हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। उनका असली मकसद उसे सीरिया पहुंचाना था। पासपोर्ट, वीजा और बाकी सारे इंतजाम पहले से तैयार थे। ये सब बहुत पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। ऐसे लोगों को दूसरे देशों तक पहुंचाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। दूसरी तरफ अब्दुल चाहता था कि गीतांजलि भी उसके साथ सीरिया चले, लेकिन इस बार गीतांजलि को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। उसे शक हो जाता है और वो साफ मना कर देती है। जब अब्दुल देखता है कि उसकी बात नहीं बन रही तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो गीतांजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उसकी कुछ निजी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। जब गीतांजलि को इस बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाती है। समाज की बातें, बदनामी का डर और परिवार की इज्जत का बोझ उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। आखिरकार वो मासूम लड़की हार मान लेती है और अपनी जान दे देती है। इसी दौरान नेमा किसी तरह शालिनी से संपर्क करती है। उस समय शालिनी अफगानिस्तान में होती है। नेमा रोते हुए उसे बताती है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये सब पहले से रची गई साजिश थी और आसिफा ने जानबूझकर उन्हें इस रास्ते पर धकेला था। फिर वो गीतांजलि की मौत की खबर भी देती है। इसके बाद नेमा अपनी आप बीती सुनाती है कि आसिफा ने उसकी मुलाकात एक लड़के से करवाई थी। उस लड़के ने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। होश खोने के बाद उसे एक घर में ले जाया गया जहां कई लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। फोन के दूसरी तरफ बैठी शालिनी के हाथ कांपने लगते हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि जिसे वो सही रास्ता समझ रही थी वो दरअसल बर्बादी का रास्ता था। शालिनी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में इरशाद को लेकर थोड़ा भरोसा बाकी था। उसे लगता था कि शायद इरशाद बाकी लोगों जैसा नहीं है। कुछ समय बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में अभी भी उम्मीद की एक किरण बची हुई है। वो सबसे पहले ये खुशी अपनी मां तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वहां किसी से संपर्क करना मौत को बुलावा देने जैसा था। इसलिए वो चोरी छिपे एक महिला की मदद लेती है और उसके फोन से अपनी मां को सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेज देती है। लेकिन उस जगह इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी।
जैसे ही शालिनी वहां से निकलती है, थोड़ी देर बाद उसी बेगुनाह औरत को सबके सामने मार दिया जाता है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक माँ तक उसकी बेटी की खबर पहुंचाने में मदद की थी। अब इस घटना के बाद शालिनी को पूरी तरह समझ आ जाता है कि वो जिस दुनिया में फंस चुकी है वहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। अब उसे जिस जगह उसे ले जाया जाता है वहां और भी कई औरतें मौजूद थीं। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसका बच्चा उससे छीन लिया जाता है। शालिनी चीखती है, रोती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन वहां किसी को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। तभी इरशाद वहां आता है। उसे देखकर शालिनी समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। शालिनी उस पर चिल्लाती है, मारती है, मगर उस दरिंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में इरशाद शालिनी को एक काल कोठरी में डाल देता है जहां और भी औरतें होती हैं। वे सभी अपना अपना दर्द बयां करती हैं कि कैसे उनके साथ रोज गलत काम किया जाता है। फिर कुछ लोग शालिनी को भी ले जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं। शालिनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद उन औरतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगता है और उनका इस्तेमाल किया जाने लगता है। दरअसल जिन महिलाओं के पति मर जाते थे या उन्हें छोड़ देते थे, उन्हें जबरदस्ती दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता था। उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे उनकी कोई इज्जत, कोई पहचान और कोई अधिकार ही ना हो। उनकी जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती चली जाती थी। उधर भारत में नेमा हार नहीं मानती। वो पुलिस के पास जाती है और पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि कई लड़कियां गायब हो रही हैं, कई मामलों में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन इन चीजों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मगर उसके पास पक्के सबूत नहीं होते, इसलिए पुलिस भी उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देती और मामला आगे नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ शालिनी को फिर एक नई जगह कैद करके रखा जाता है, लेकिन इस बार वो वहां की हर चीज ध्यान से देखती रहती है। रास्ते, इमारतें और आसपास का इलाका। धीरे धीरे उसे अंदाजा हो जाता है कि वो शायद सीरिया और तुर्की की सीमा के आसपास कहीं है। तभी उसके मन में भागने का विचार आता है। वहां मौजूद 2 और लड़कियां भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती हैं। एक दिन मौका देखकर तीनों वहां से भाग निकलती हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आतंकियों की नजर उन पर पड़ जाती है। उनके पीछे गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। भागते भागते शालिनी की दोनों साथी गोलियों का शिकार हो जाती हैं और वहीं दम तोड़ देती हैं। लेकिन शालिनी किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे बढ़ती रहती है। अब उसके सामने सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान था, न पानी, न खाना, न कोई सहारा। फिर भी वो रुकती नहीं, बस चलती जाती है। आखिरकार थकान और प्यास से उसका शरीर जवाब दे देता है और वो रेगिस्तान में गिरकर बेहोश हो जाती है। करीब 15 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ देखती है। इसके बाद अगला सीन हमें पूछताछ के कमरे में ले जाता है, जहां कुछ अफगान अधिकारी उससे सवाल कर रहे होते हैं। पहला सवाल सुनकर ही शालिनी हैरान रह जाती है। अधिकारी पूछते हैं, तुमने ISIS कब ज्वाइन किया था? शालिनी तुरंत जवाब देती है कि वो किसी आतंकी संगठन का हिस्सा नहीं है। वो रोते हुए बताती है कि वो भारत के केरल की रहने वाली है और धोखे से इस सब में फंस गई थी। वो अधिकारियों से कहती है कि अगर उसे भारत वापस भेज दिया जाए तो वो उन लोगों का पर्दाफाश कर सकती है जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। लेकिन वहां बैठी एक महिला अधिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो सख्त लहजे में कहती है कि तुम एक आतंकी के साथ रही, कई देशों की यात्रा की, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए और लंबे समय तक उसी नेटवर्क का हिस्सा बनी रही। ऐसे में तुम्हें पूरी तरह निर्दोष कैसे माना जाए? वो आगे कहती है कि फिलहाल उसे जेल में रखा जाएगा और उसके बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद शालिनी को आखिरी बार अपनी मां से बात करने का मौका मिलता है। फोन पर वो अपनी असली हालत नहीं बताती, बस इतना कहती है कि वो जिंदा है और एक दिन वापस घर लौटने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ उसकी मां पहले ही पूरी सच्चाई जान चुकी होती है, इसलिए उसकी आवाज सुनकर ही रो पड़ती है। उधर भारत में दिखाया जाता है कि आसिफा अब भी खुली घूम रही है। वो फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकल चुकी है। यानी जो खेल शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ। और इसी सीन के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आज भी मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की जांच एजेंसियों ने ऐसे कई केसेस की जांच की है जिनमें कुछ भारतीय नागरिक ISIS जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए अफगानिस्तान, सीरिया और इराक तक पहुंचे थे। केरल से भी ISIS रिक्रूटमेंट से जुड़े कुछ मामले ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस में सामने आए थे। इसके अलावा रिलीजियस कन्वर्जन, इंटरफेथ मैरिज और अलेज्ड लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भारत में काफी लीगल और पॉलिटिकल डिबेट्स हुई हैं। हालांकि हर केस अलग होता है, इसलिए किसी एक घटना के आधार पर सभी लोगों को जज करना सही नहीं है। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि किसी भी रिलेशनशिप, आइडियोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले उसकी रियलिटी को जरूर वेरीफाई करें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया, इमोशनल मैनिपुलेशन और फेक आइडेंटिटीज के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसलिए हमेशा अवेयर रहें, फैक्ट्स चेक करें और अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन सोच समझ कर लें। यही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है।